आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों, क्योंकि इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग हिंदी साहित्य में पूछे जाने वाले प्रमुख कथनों का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बदलते परिवेश के अनुसार जो एग्जाम आपका हो रहा है उसमें अक्सर कथन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें ध्यान में रख करके हम लोग यह कथनों की श्रृंखला चला रहे हैं। और पीछे के वीडियोस में आपने जो है अब तक के कथन देखे होंगे और उनसे आप लाभान्वित भी होंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का आज का पहला कथन। घनानंद को शुक्ल जी रीतिकाल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर भी उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बैठाए हैं? यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है, ऐसा शुक्ल जी के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन साथियों, जो लोग हिंदी हिंदुई को लेकर खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग इतिहास, हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे लोग इतिहास बोध से च्युत हैं। और यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, और यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला कथन साथियों की वस्तुतः विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, और यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी जी का। अगला कथन साथियों की छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला कथन है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, और यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला कथन है साथियों कि आत्म अनुभव एवं आत्म अभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है, और यह नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन है। अगला कथन है हिंदी साहित्य की भूमिका के संदर्भ में नीचे दिया गया कथन किसका है? तो पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली पुस्तक है, और यह नामवर सिंह जी का कथन है। अगला कथन है कि काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान, ऐसा मानना या यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक भी है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है, इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन साथियों, अगला कथन है कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य को में भूल न देने का काम माँधारी नाम जीवों को सौंपा गया है, यह महादेवी वर्मा जी का कथन है। अगला कथन है कि रसात्मक शब्दार्थ ही महाकाव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता, यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला कथन है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल को ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन है कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकर्ता है, और यह कथन है अरस्तु का।
अगला कथन है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह कालरीज महोदय का कथन है। अगला कथन है कि कोट्स है कि अदोषो सगुणों सा अलंकार च शब्दार्थे काव्यम। यह हेमचंद्र का की उक्ति है। और अगला सूत्र है शब्दार्थ सहित काव्यम, आचार्य भामा की सूक्ति है। और अगला है आधुनिक काल में गद्य विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला कथन है कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। केदार को छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंदन पंत कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला कथन साथियों की काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह बाबू गुलाब राय का कथन है। अगला कथन है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। और यह कथन रामविलास शर्मा का है। अगला कथन है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उठपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ रही थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है साथियों की रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला कथन सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर होता है। तो जवाब हो जाएगा यह भी नगेंद्र का कथन है। अगला कथन है कि भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। यह महादेवी वर्मा का कथन है। अगला कथन बड़ा चर्चित कथन है कि आदर्शवाद जहां आकाश है उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है लगता है। और यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। अगला कथन साथियों की मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और भक्ति आंदोलन एक जातीय जनवादी आंदोलन है। यह रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है कि सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। और अगला कथन है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला विकार है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो वहीं विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण और मार्मिक अंशों की ही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण और मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। अगला कथन साथियों काव्य में अन्य भावों का उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला कथन है कि भारतीय युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जाति साहित्य है, वह हमारे जाति नवजागरण का साहित्य है। और यह रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन है कि अपने यहाँ संसद ऐसी कहानी है जिसका आधा तेल आधा पानी है। सुदामा पांडे धूमिल का कथन है। अगला कथन है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। यह टी.एस. इलियट का कथन है। अगला कथन है कि कविता दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है। यह अज्ञेय का कथन है। और अगला कथन है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में यह अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। और यह कथन जयशंकर प्रसाद का कथन है। अगला प्रश्न है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा इसका संबंध कथावत से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम का आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला कथन साथियों की छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। वहीं रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा और कविता भावों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ का कथन है। काव्य सर्जना एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। यह प्लेटो का कथन है। तो साथियों
आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।